दोस्तों लास्ट एपिसोड में हमने देखा था इकोनॉमिक सर्वे परीक्षा के लिए क्यों उपयोगी है, उसे कौन प्रिपेयर करता है और उसके 14 चैप्टर्स के अंदर क्या क्या प्रमुख बातें की गई हैं वो हमने देखा था। अभी आज से हम लोग अपने जो 6 पिलर है उसका पहला पिलर वहीं से काम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको वापस बता दूं, पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक चैप्टर का केवल इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, वो मेंस ऐसे वगैरह के लिए देखना है, वो भी जब मैं आपको वो चैप्टर पढ़ा दूँ उसके बाद। बीच वाला जितना भी पोर्शन है एक्चुअली आई एम कवरिंग दिस इन माय ओन पावर पॉइंट्स, तो वापस वो आपने डबल मजूरी करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई खास चीज़ जो वहाँ से देखनी होगी या फिर किसी और किताब से देखनी होगी तो वो मैं आपको स्पेसिफिकली जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी बता दूंगा। और दूसरी बात, मेरा ये पावर पॉइंट और मेरा ये लेक्चर, इसमें से कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस पावर पॉइंट इट सेल्फ इज़ अ रिविजन नोट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, है ना। तो मतलब कि मैंने आपको वो दाल बाटी की बाटी उसका चूरमा बना के ही दिया है, अभी वापस से उसका मैं टाइम वेस्ट मत करो आप। अपना पहला पिलर, एज सच मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट पिलर इज बैंकिंग, बट टेक्निकली इट इज मनी, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। इन सभी की थियरी, करंट, बजट, सर्वे सब कुछ हम देखने वाले हैं। शुरुआत करनी है हमने मनी से। अभी एवोल्यूशन ऑफ मनी अप टू बिटकॉइन और उसके अंदर क्या चीज़ें थी, पहले मैंने L3 सीरीज़ के अंदर ही आपको पढ़ाया था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे नए डेवलपमेंट आए हैं। जैसे कि ये डीमोनेटाइजेशन, तो वो डीबेसमेंट से अलग कैसे है। ये कॉइन, तो वहाँ पर फुल बॉडीड कॉइन क्या होता है, मेटालिक कॉइन क्या होता है, टोकन कॉइन क्या होता है। फिर पैसा, तो उसके अंदर ये लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर के बीच में क्या अंतर होता है। बिटकॉइन उस वक्त ये बात थी कि भाई वो गैर कानूनी चीज़ है, आज की तारीख में ये बैंक वाले उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसकी यूज़ करके अपना काम कर रहे हैं। तो ये सारे प्रमुख और नए आयाम हमने देखने हैं। अब ताकि एक सिंगल पावर पॉइंट के अंदर ही पूरा रिवीजन और बातें आ जाएं, इसलिए मैं आपको ये वापस पुराना और नया कंबाइन करके पढ़ाने वाला हूँ। तो जब मैं आज का ये लेक्चर खत्म करूँ उसके बाद आप समझ लेना कि पुराना वाला वो आप इग्नोर करो। ओके, आपने देखा ही होगा न्यूज़पेपर्स के अंदर कि ये डीमोनेटाइजेशन के चलते एटीएम के बाहर लंबी कतारें लगी। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है कि गुजरात के ग्रामीण इलाकों में क्योंकि कैश की इतनी किल्लत रहती थी तो लोग वापस बार्टर सिस्टम में चले गए। मतलब कि ये किसान अपना जो भी गेहूं चावल लेके आएगा और उसके सामने दुकानदार से उसे जो भी बिस्किट लेना है, तेल, वो एक्सचेंज करेगा, साटा पद्धति। तो अपने को लगता है ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ये क्या एटीएम के सामने लाइन लगाना है, सीधा जाके सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज। और भारत और ईरान के बीच अगर कोई ऑयल ट्रेड करना है तो हम उनको गेहूं दे दें, वो हमें सामने क्रूड ऑयल के बैरल दे दें। ये बीच में कि भाई डॉलर से कन्वर्जन और वहाँ पर करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ये सारी झंझट भी अपनी चली जाती। तो मतलब बार्टर सिस्टम तो बहुत बढ़िया लगता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रेट और वो सब किल्लत हमको नहीं होती, बढ़िया है। लेकिन सामने नुकसान भी हैं बहुत सारे, समझते हैं। सपोज बिल गेट्स अमेरिका की किसी कॉर्न बेल्ट में रहते हैं और वो मकई का उत्पादन कर रहे हैं और उनकी इच्छा है कि उसमें से 1 किलो मकई का मैं बेच के और सामने मुझे 100 ग्राम टमाटर चाहिए। तो इस प्रकार से अगर उनको बार्टरिंग करना है तो क्या दिक्कत आ सकती है। मे बी फर्स्ट ही विल गो टू स्टीव जॉब्स, लेकिन वो बोलेंगे कि मैं टमाटर तो मेरे पास हैं बट आई विल एक्सचेंज ओनली विद दी एप्पल्स, तो काम बनेगा नहीं। फिर बिल गेट्स को जाना पड़ेगा मार्क जुकरबर्ग के पास। हो सकता है वो ये बोले कि हाँ मैं अपने टमाटर मकई के साथ एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 1 नहीं 2 किलो आप मकई दो तभी जाके मैं आपको 100 ग्राम टमाटर दूंगा। तो मतलब यहाँ पर भी बात जमेगी नहीं। फिर वो तीसरी जगह पे जाएंगे, सुंदर पिचाई एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये क्या हो रहा है, जब तक ट्रेड के अंदर दोनों पार्टी उनकी आपस अपनी अपनी जो भी वांट्स हैं वो एक साथ कोइंसाइड नहीं हो तब तक ये ट्रेड हो नहीं पाएगा। सो दिस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इट इज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। अच्छा, ये बार्टर इकोनॉमी के अंदर कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कैसा होगा, विल इट बी हाई और विल इट बी लो। समझिए, बिल गेट्स अपना ये पूरी मकई एक टेम्पो में भर के एक जगह जाएंगे बना नहीं, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, राइट। तो उनका जितना टाइम बर्बाद हुआ, जितना फ्यूल बर्बाद हुआ, सो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन विल बी हाई इन अ बार्टर इकोनॉमी बिकॉज ऑफ दिस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। उसके विपरीत सपोज देयर इज अ डिजिटल या कैशलेस इकोनॉमी और वो भी ऐप बेस्ड एग्रीगेटर हैं, आपको जैसे यूबर, ओला, OLX, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा वगैरह। तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कैसा होगा, इट विल बी लोअर, क्योंकि जिसको जो चाहिए वो घर बैठे बैठे आपस में वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर, आप समझिए बिल गेट्स क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज वेरी हाई तो वो क्या करेंगे, अब मुझे 10 जगह धक्के खानी ही नहीं है, मुझे मूल तो टमाटर चाहिए था, तो वो ये सोचेंगे मेरे अपने ही घर के गार्डन में, बैकयार्ड में मैं टमाटर भी लगा दूंगा, मकई, जुआर,
गेहूँ, चावल, सब्जी, है ना, फिर मैं भेड़ बकरियाँ भी रखूँगा अगर उनके कपड़े पहनने हैं तो, मैं पोल्ट्री, एग्स, फिशिंग, वो सारी चीज़ खुद से ही करने की कोशिश करेंगे। ही विल बिकम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो डिवीजन ऑफ लेबर को, स्पेशलाइजेशन को ये प्रमोट नहीं करता है। अदरवाइज व्हाट शुड हैपन कि बिल गेट्स वो केवल अपना कोडिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही देखें, राइट? दैट विल नॉट हैपन हियर। बार्टर सिस्टम इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी प्रमोट नहीं करता है। सपोज स्टीव जॉब्स की इच्छा है कि मैं नया आईफोन बनाऊं, तो उसके लिए पहले तो उनको जितना भी स्टील, एल्यूमिनियम, ग्लास, माइक्रोचिप वगैरह जमा करना होगा। हर एक वेंडर के साथ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट करना पड़ेगा, तो नाक में दम आ जाएगा। और ऐसा करके भी ऐसे स्पेशलाइज नॉलेज वाले फिर उनको बंदे नहीं मिलेंगे, राइट? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, एमएनसी, कॉर्पोरेट्स, ये सारे बार्टर सिस्टम में अस्तित्व में नहीं आएंगे। एंड देयरफॉर बार्टर सिस्टम के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होता है। हाँ, बार्टरिंग इकोनॉमी में भी आपको अमीर लोग मिल जाएंगे, मेरे पास इतनी गाय भैंस हैं, मैंने इतने टन टमाटर बना दिए, लेकिन वो टमाटर के हिसाब से अभी करोड़पति आपको दिखेगा, 15 दिन बाद वो खत्म हो गया। किसी के पास बहुत सारी गाय भैंस हैं, लेकिन सपोज देयर इज फुट एंड माउथ डिसीज, सारी आबादी खत्म हो गई, तो वो भी गरीब हो गया। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वो बार्टर इकोनॉमी में ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा, सोच के बताओ, बार्टर इकोनॉमी में जॉइंट फैमिली सिस्टम उसे प्रमोट करता है क्या? जवाब है हाँ। देखिए, बिल एंड मलिंडा गेट्स साथ में मिलकर कितना अपने बैकयार्ड के अंदर कल्टीवेशन या एग, पोल्ट्री सब कुछ कर सकते हैं ऑन अ लिमिटेड स्केल। तो फिर वो क्या करेंगे, अपने चाचा भतीजा सारे लोग साथ में मिलकर करेंगे तो थोड़ा काम अपना आसानी से हो जाए। सो जॉइंट फैमिली सिस्टम को बार्टर सिस्टम प्रमोट करता है, तो ये एक बढ़िया काम है। अच्छा, फूड इन्फ्लेशन, बार्टर इकोनॉमी में क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना अनाज और जीवन जरूरत की सारी सामग्रियां खुद से बनाने की कोशिश कर रहा है, सो इन थियरी फूड इन्फ्लेशन विल बी लोअर इन बार्टर इकोनॉमी कंपेयर टू अ मनी इकोनॉमी। खैर, इतना जो पढ़ा उससे एक मॉक क्वेश्चन बनाते हैं। असर्शन, इन मनी सिस्टम द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज लेस देन बार्टर सिस्टम। रीजन, मनी प्रमोट्स डिवीजन ऑफ लेबर। और फिर असर्शन रीजनिंग के कोड आपको पता होंगे, सोचिए क्या जवाब होगा। दोनों वाक्य अपने अपने रूप से सही हैं, बट दूसरा वाक्य पहले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। आप समझिए, बार्टर सिस्टम में कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा क्यों था? बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जो कि मनी सिस्टम में कम होता है। तो मतलब अगर दूसरा वाक्य ये होता कि इन मनी सिस्टम द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, वो प्रॉब्लम कम होता है या नहीं होता, देन इट वुड बी एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट है। देयरफॉर आंसर विल बी बी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट एक्सप्लेनिंग ए। बार्टर सिस्टम की एक दूसरी खामी है डिविजिबिलिटी ऑफ वैल्यू। सपोज ये जौहरी को चाय पीनी है, तो बार्टर कैसे होगा? सोने का ये गहना और उसके सामने चाय। स्वाभाविक है ये तो मुश्किल है, तो फिर ये सोने को पिघला पिघला के ये जौहरी कितना छोटा पीस बनाए कि सामने एक कप चाय के बराबर हो जाए? संभव नहीं। तो हर बार क्या करेगा, एकदम छोटा पीस लेके भी उसने अपने 5 और दोस्तों को साथ में लेके जाना पड़ेगा। ऑलवेज बाइंग मोर देन नीडेड। और इसी के चलते सब ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये सेलर को भी नुकसान करता है। सपोज बार बार पुराने वर्षों में आपको पता होगा कि वो पूरा साल बाल काटते और फिर गांव वाले उसको होली दिवाली पे गेहूं चावल दे देते थे, तो उसे तो पेमेंट केवल, तो ये एक प्रकार से डिफर्ड पेमेंट हो रहा है। लेकिन होली दिवाली के बीच में भी हर महीने हर हफ्ते वो बार्बर ने तो जाके शेविंग क्रीम, ब्लेड, रॉ मटेरियल कहीं से खरीद के लाना है, राइट? सो लाइक दिस डिविजिबिलिटी ऑफ वैल्यू, उसके चलते समस्याएं आती हैं। एक और तकलीफ, फंजिबिलिटी। सपोज किसी जौहरी को एक घोड़ा खरीदना है, तो एक्सचेंज कैसे होगा कि हीरे के सामने घोड़ा। अब स्वाभाविक है, इतना बड़ा हीरा दैट विल नॉट बी इक्विवेलेंट टू 1 हॉर्स, तो ये बड़े हीरो को उसने काट काट के छोटे पीस करने होंगे, और फिर कि एक पीस के सामने एक घोड़ा मैं खरीद के लेके आऊँ। इस प्रकार से करने में समस्या क्या है? डिविजिबिलिटी, तो मतलब डिवीजन तो आपने कर दिया कि ये बड़ा हीरा था, उसके छोटे छोटे पीस बना दिए, लेकिन क्या ये सारे पीस का अगर आप समेशन करें तो क्या उसकी वैल्यू बड़े एक पीस के बराबर है? जवाब है ना, क्योंकि हीरे के अंदर जितना बड़ा वो हीरा होगा तो कट, कलर, क्लैरिटी, कैरेट, उस हिसाब से उसकी दाम बड़ा होगा। सेकंडली, ये जो उसने छोटे छोटे पीस बनाए हीरे के, तो क्या ये एक पीस उससे जितना, उसके अंदर जितनी कैरेट, कलर, क्वालिटी होगी, हो सकता है कि दूसरे पीस में उससे थोड़ी कम हो। तो मतलब हो सकता है कि ये एक पीस उससे वो एक घोड़ा खरीद सके और दूसरा छोटा पीस है उससे केवल एक टट्टू ही आ सके, ऐसा भी हो सकता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ फंजिबिलिटी, कि वो डिवीजन एक तो उसमें समस्या, और फिर जो यूनिट है उनका आपस में म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक यूनिट का परचेजिंग पावर अलग होता है, वैल्यू अलग होती है। मनी इकोनॉमी में ये समस्या नहीं है कि 2000 की नोट है तो सामने उसके 4 टुकड़े हो सकते हैं 500 500 500,
और म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन ऑल्सो पॉसिबल कि ये 500 की 4 नोट आप लेके जाओ, जितना खरीद सकते हो उतना ही ये एक 2000 की नोट से खरीद सकते हो। दूसरा, ये एक 500 की नोट से आप जितने पिज़्ज़ा खरीद सकते हो तो दूसरे 500 की नोट से भी उतने ही मिल जाएंगे। सो उस प्रकार से भी म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन हो सकता है। हाँ, ये बात बराबर है, हो सकता है किसी एक नोट का सीरियल नंबर यूनिक हो 000420 और वो लाखों रुपए में बिके। ऐसे अपवाद किस्सों को आप माइनस कर दें तो अदर देन दैट करेंसी या मनी इट इज कॉल्ड फंजिबल, क्योंकि उसका डिवीजन हो सकता है एंड ऑल यूनिट्स आर म्यूचुअली सब्सटीट्यूशन और इज ऑल्सो पॉसिबल। अच्छा, सोच के बताओ, ये मेरे पास एक गोल्ड की बड़ी ब्रिक है और मैं उसके एक समान टुकड़े करके छोटे छोटे बिस्किट बनाता हूँ, तो क्या ये फंजिबल है? आंसर इज यस, बिकॉज इनका जितना वेट है इसका सोने का बड़े ब्रिक का भी उतना ही वेट है, तो सेम परचेजिंग पावर डिवीजन के हिसाब से बराबर हुआ। देन ये छोटा एक बिस्किट है, उससे मैं जितना खरीद सकता हूँ उतना ही दूसरे बिस्किट से भी मैं खरीद सकता हूँ। सो म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन ऑल्सो पॉसिबल। तो ऑल इन ऑल प्रेशियस मेटल पूछा जाए तो दे आर फंजिबल, प्रेशियस स्टोन पूछा जाए तो नॉट फंजिबल। अच्छा, ये सोच के बताओ, कोई एक कंपनी है जिसका शेयर कैपिटल 20 रुपये है, जिसके अंदर एक शेयर प्रेफरेंशियल शेयर है 10 रुपये का और एक ऑर्डिनरी शेयर है 10 रुपये का, तो क्या ये चीज फंजिबल है? द आंसर इज नो। आपको ये लगेगा अच्छा नीचे भी 10 + 10 20 रुपये के शेयर हैं और ऊपर कुल मिला के शेयर कैपिटल 20 आप बोल रहे हो, लेकिन म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये जो ऑर्डिनरी शेयर के जितने राइट्स होते हैं उससे प्रेफरेंशियल शेयर के राइट ज़्यादा होते हैं। तो जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो ये प्रेफरेंशियल शेयर वालों को पैसे पहले मिलेंगे, ऑर्डिनरी वालों का लास्ट में नंबर आएगा। सो आपस में म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन नॉट पॉसिबल। उसी प्रकार इन्फोसिस का 10 रुपये का शेयर और रिलायंस का 10 रुपये का शेयर आपस में म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन नॉट पॉसिबल, क्योंकि उससे कितना डिविडेंड जनरेट होने वाला है वो अलग अलग हो सकता है। तो मतलब इस प्रकार की चीज़ें फंजिबल नहीं होती। तो जब भी परीक्षा में आए आप अपने को प्रश्न पूछिए क्या ये डिविजिबल है, और दूसरा कि क्या म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है। अगर दोनों पैमानों पर खरा उतरे तभी आप बोल सकते हैं कि द आइटम इज फंजिबल। तो बार्टर इकोनॉमी की इन्हीं खामियों को चलते लोगों ने एक जुगाड़ निकाला, पैसा यूज करेंगे, मनी, बिकॉज इट सर्व्स 2 प्राइमरी फंक्शंस। फर्स्ट इज मनी इज अ मेजर ऑफ वैल्यू। एक ग्लास में कितना पानी है आप कैसे मेजर करोगे? ml या लीटर के अंदर। किसी आदमी का वजन कितना है आप कैसे मेजर करोगे? किलोग्राम के अंदर या पाउंड के अंदर। मेरी हाइट कितनी है? सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। उसी प्रकार वैल्यू मेजर करना हो तो मनी बिकम्स अ यूनिट। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी मजदूर काम कर रहा है तो उसके लेबर का क्या वैल्यू है कि एक दिन का इतना रुपया। अगर कोई आपको कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है तो उसका क्या वैल्यू है, उसके ऊपर जितना आपने पार्टनरशिप देना है या इंटरेस्ट देना है उस हिसाब से। अगर आपको कहीं से लैंड मिला तो उसकी वैल्यू कैसे मेजर करोगे? यूजिंग मनी, है ना। तो इसी प्रकार बैलेंस शीट, बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन सभी को मेजर करने का यूनिट क्या बन जाता है? मनी। सो मनी सर्व्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। और ऐसा क्यों संभव है? बिकॉज इट इज डिविजिबल एंड इट इज फंजिबल। दूसरा प्राइमरी फंक्शन है मनी का, इट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज या फिर मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन। कि टमाटर आप बेचिए, पैसा मिलता है और उस पैसे की मदद से फिर आपको गेहूं खरीदना है, चावल खरीदना है, बाल कटवाना है, जो करना है करो। सो आपस में जो बार्टरिंग के बदले अभी क्या है, वी आर यूजिंग मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और उसकी मदद से पूरे ट्रांजेक्शन किए जाएंगे। और ऐसा भी क्यों संभव है? बिकॉज मनी इज हार्ड टू काउंटरफिट, ड्यूरेबल है, पोर्टेबल है, एक्सेप्टेबल है, वगैरह वगैरह। और जब मनी सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो वाइट भी हो सकता है, मतलब मैं कोई चीज़ खरीदूँ और उसका बिल लिया जाए, बिल बनाया जाए, तो वो वाइट मनी या वाइट के रूप में उसका ट्रांजैक्शन हुआ। ब्लैक के रूप में भी ट्रांजैक्शन हो सकता है कि मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ लेकिन उसका बिल नहीं बनाया जाता, देन द टैक्स अथॉरिटी विल नॉट नो अबाउट दिस ट्रांजैक्शन, वो उसके ऊपर से टैक्स नहीं ले सकते। सो दैट इज ब्लैक में फंक्शन हो रहा है। सो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाइट में भी संभव है एंड ब्लैक में भी संभव है। नाउ ऋतिक रोशन, तो उसका क्या काम है कि बॉडी बनाओ, एक्सरसाइज, तो ये उसका प्राइमरी फंक्शन हो गया। अब ये प्राइमरी फंक्शन के चलते उसके पास 2 डेरिवेटिव पावर्स आ गए कि स्ट्रेंथ है तो वो क्रिश की तरह उड़ भी सकता है, स्टेमिना आ गया तो मैं ऐसा क्यों हूँ करके फौज में भी जा सकता है। सो लाइक दैट मनी के भी 2 प्राइमरी फंक्शन थे, मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और इसके चलते उसे और नई शक्तियाँ मिल गई, वो बोले जाते हैं उसके सेकेंडरी या डेरिवेटिव फंक्शन। 3 हैं STD, एस माने स्टोर ऑफ वैल्यू। कोई सिपाही कश्मीर में नौकरी कर रहा है तो वो उसका जो काम उसने किया उसका वैल्यू हम कैसे मेजर करेंगे? उसका मंथली सैलरी, तो फिर वो सैलरी अपना बैंक में जमा कर सकता है, पोस्ट ऑफिस में वगैरह। सो ही स्टोरिंग द वैल्यू ऑफ हिज लेबर। तो इस प्रकार से सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब संभव है। अब इस प्रकार का स्टोर ऑफ वैल्यू इट कुड बी वाइट ऑल्सो, कि उसे जो पगार मिला उसके ऊपर TDS काट लिया गया
और वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर वो सारी चीज़ मेंशन करेगा और फिर वो कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है, देन इट इज़ वन टाइप ऑफ की वाइट के अंदर स्टोर ऑफ वैल्यू हुआ। ब्लैक में भी हो सकता है, किसी रियल एस्टेट एजेंट ने कोई ज़मीन की दलाली करवा दी और उसे जो पैसा मिला, लेकिन वो टैक्स अथॉरिटी को बताए बिना वो कहीं गोल्ड खरीद लेता है या कुछ उसका एक तरफ रखता है, देन ही स्टोरिंग द वैल्यू ऑफ हिज लेबर बट इन ब्लैक फॉर्म। हो सकता है वो ऐसा सोचता हो कि बाद में जब इलेक्शन आएगा तो मैं इन्हीं पैसों से अपने चुनिंदा कैंडिडेट को फाइनेंस करूंगा एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन इज स्टोर ऑफ वैल्यू। सेकंड इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अगेन कोई सिपाही कश्मीर में नौकरी कर रहा है तो उसे जो पगार मिला ही स्टोर दैट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपी और बैंक अकाउंट में, और वहीं से वो ट्रांसफर अपने कन्याकुमारी में रहते माँ बाप को भी कर सकता है। सो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू पॉसिबल। डिफर्ड पेमेंट, अगर आप ये डिश टीवी टाटा स्काई के अंदर वो ऑफर देते हैं कि 6 महीने के पैसे आप एक साथ भरो तो हम आपको 3 दिन मुफ्त में देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कंपनी का मालिक ये सोचता है कि अगर कोई ग्राहक मुझे 6 महीने के पैसे एक साथ दे देगा तो फिर मैं कहीं ब्याज में उसे घुमा सकता हूँ, कहीं निवेश कर सकता हूँ, राइट। तो फिर भले उसके सामने ये ग्राहक को बाटली में उतारने के लिए मुझे उसे 3-4 दिन फ्री देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो फिर भी आई एम मेकिंग प्रॉफिट। सो दिस टाइप ऑफ डिफर्ड पेमेंट, क्रेडिट कार्ड और शॉपिंग स्प्री, ये सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए भी पैसा काम में आता है। और ये डिफर्ड पेमेंट संभव इसलिए है बिकॉज वी कैन मेजर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूजिंग दिस इंटरेस्ट रेट, कि मुझे 6 महीने के पैसे आप एक साथ दे दो तो मुझे इतना ब्याज तो मिलने वाला है, तो ओके मैं आपको अपनी जो भी सर्विस प्रोवाइड करूंगा उसमें थोड़ा डिस्काउंट देने के लिए तैयार हूँ। सो दीज आर द प्राइमरी एंड डेरिवेटिव फंक्शंस ऑफ मनी। तैयार इसलिए करने हैं क्योंकि ये कभी कभी बैंक की परीक्षाओं में CAPF CDS में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। और सेकेंडली ये जो नया अपना इकोनॉमिक सर्वे है उसका चैप्टर 3 डीमोनेटाइजेशन, वहाँ पर भी बोल बच्चन यही चला है कि पैसे के उसने 2 फंक्शन बताए एज अ मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, और वो ब्लैक में भी हो सकता है और वाइट में भी हो सकता है। देयरफॉर ड्यूअल डायमेंशन ऑफ कैश, नकदी के 2 आयाम। तो मैंने अभी आपको जो उदाहरण दिए वही सारी बात यहाँ पर, चलिए घर पे देख लेना। आगे बढ़ते हैं। मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल इविल। कोई भी व्यक्ति मनी इकोनॉमी के अंदर वो अपना लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड कर सके तो उसको सामने कुछ ना कुछ कमाने के लिए मिल ही जाता है इन टर्म्स ऑफ रेंट, वेज, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड। तो मतलब चाहे कोई व्यक्ति दलित है, महिला है, पुराने ज़माने में ये संभव नहीं था, बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस मनी सिस्टम इट प्रमोट्स दलित एंटरप्रेन्योरशिप। वीमेन एग्जीक्यूटिव आपको बैंक में और कंपनियों में मिल जाएंगे, राइट। तो इट इज़ अ टूल ऑफ सोशल एम्पावरमेंट बिकॉज ऑफ इट्स प्राइमरी एंड डेरिवेटिव फंक्शंस। मनी ऑल्सो हेल्प्स इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। वेलफेयर स्टेट का क्या काम होता है कि वो टैक्स में पैसा जो भी मिल रहा है वो गरीब कल्याण के अंदर उसका कुछ उपयोग करे। तो समझिए कोई बार्टर इकोनॉमी है, वहाँ पर रतन टाटा उसने 100 गाड़ियाँ बना ली और फिर बोला जाता है कि भाई 30% टैक्स के हिसाब से अब वो टैक्स कैसे पे करेंगे कि 100 गाड़ियाँ जो बने उसमें से 30 गाड़ियाँ वो सरकार को दे दे। यहाँ तक तो बराबर है कि चलिए अमीर आदमी से हमने बड़ा सा टैक्स ले लिया, लेकिन अब राष्ट्र निर्माण में, गरीब कल्याण में ये रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, समस्या है। एक तो ऐसा कर सकते हैं कि एक नैनो गाड़ी तो उसके 2 रियर व्यू मिरर वो तोड़ के गरीबों में बांट दिए जाएं कि ये आप आईने में दाढ़ी कर लो योजना, ऐसा कुछ करके हर एक BPL कुटुंब को एक एक दिया जाएगा। और ये एक गाड़ी है तो उसके 4 टायर वो गरीब बच्चों में बांट दिए जाएं कि आप ये ऐसे घुमाओ और वो डंडे से कि राजीव गांधी टायर से खेल लो योजना एंड सो ऑन। तो ये तो मतलब कि प्रैक्टिकल नहीं है। सो बार्टर इकोनॉमी डज नॉट प्रमोट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। मनी इकोनॉमी के अंदर ये संभव है। रतन टाटा ने जितना उत्पादन किया उसके ऊपर उसे जो भी बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखा, यू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ मनी, और उसके ऊपर जो भी 25% 30% टैक्स लगा दिया और वो सारा पैसा है उससे सरकार को जो गरीब कल्याण योजना में जो करना है वो कर सकते हैं। ओके, सो बेसिक इज कि मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल इविल, इट इज द ग्रीड दैट इज द रूट ऑफ ऑल इविल। लालच बुरी बला है, पैसा नहीं। खैर, तो बार्टर इकोनॉमी में समस्या थी, देयरफॉर वी केम टू दिस मनी सिस्टम। अब जैसे आदमी की उत्क्रांति हुई, पहले वानर था, फिर आदि मानव, फिर मानव, उसी प्रकार पैसे का भी एवोल्यूशन हुआ है। शुरुआत में जो था वो कॉमोडिटी मनी था, उसके बाद आया मेटालिक मनी, उसमें भी कुछ खामियां, तो हम पेपर मनी लेके आए। उसके भी आगे और कन्वीनियंस के लिए बैंक मनी लेके आए, और फिर एक और नई चीज़ चली क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि बिटकॉइन। एज सच पुरानी लेक्चर सीरीज में मैं ये पढ़ाया था, लेकिन वहाँ पर कुछ नए अपडेट्स हैं कि ये पेपर मनी तो वहाँ लीगल टेंडर, अनलिमिटेड टेंडर एंड दिस व्हाट इज फिएट मनी और उसका डीमोनेटाइजेशन कैसे होता है वो अभी हम पढ़ेंगे। उसी प्रकार बैंक मनी तो डिजिटल पेमेंट,
यूपीआई भीम, उसके अनुसंधान में वापस थियरीकरण देखना है। और क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन मैंने पहले पढ़ाया था, बट नाउ अगेन इन न्यूज़ की ये उसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बैंक वाले यूज़ कर रहे हैं और उससे इट इज़ सिक्योर एंड फास्ट एंड पावरफुल। तो वो सारे क्या आयाम हैं हम आज देखेंगे। मनी के एवोल्यूशन का पहला स्टेज है कमोडिटी मनी। ब्रिटिश और यूरोप के लोग अमेरिका में जाके कॉलोनी बसाते हैं, वहाँ पर वो तम्बाकू, कॉर्न, इन सब की खेती करते थे। तो वो एक ऐसा ज़माना चलता था कि हर एक वस्तु की वैल्यू को एक्सप्रेस किया जाता था यूजिंग टोबैको। दूध की थैली तो उसका दाम कितना है, इतने ग्राम टोबैको या इतने तम्बाकू के पत्ते। उसी प्रकार आप चाय ले लो या कॉफ़ी ले लो या कोई भी चीज़, एवरीथिंग उसका प्राइस एमआरपी जैसे डॉलर में नहीं, लेकिन टोबैको के अंदर ही वो एक्सप्रेस करते थे। सो व्हाट इज़ टोबैको? इट इज़ कमोडिटी मनी, क्योंकि वो पैसों के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हो और उसका खुद का इंटेंसिक वैल्यू तो है ही कि आप बीड़ी सिगरेट फूंक सकते हो उससे। सो लाइक दैट टोबैको, कॉर्न, आयरन नेल्स, बियर पेल्ट, ये सारी चीज़ें अमेरिकन कॉलोनी में यूज़ की जाती थी एज कमोडिटी मनी। इसकी समस्या है, एक तो इट इज़ वेरी बल्की टू ट्रांसपोर्ट, दूसरा मान लो कि कोई ऐसा फंगस डिसीज हो जाए जिसके चलते ये तम्बाकू की पूरी खेती नष्ट हो गई, तो फिर क्या होगा? जिनके पास तम्बाकू के पत्ते नहीं वो कुछ और कमोडिटी मनी के रूप में यूज़ करेंगे, और जिनके पास जिन्होंने पूरा जमा करके रखा था वो एक प्रकार से डिमोनेटाइज हो जाएगा, तो तकलीफ है। उसी प्रकार हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उसका उत्पादन हो जाए, देयर कुड बी हाइपर इन्फ्लेशन। सो कमोडिटी मनी की ये कुछ खामियां हैं। उसी प्रकार एज़टेक संस्कृति में वो लोग ये कोको बीन्स को कमोडिटी मनी के रूप में यूज़ करते थे कि हर एक चीज़ का वैल्यू वो इसके अंदर एक्सप्रेस करें, इतने ग्राम या इतने बीज कोको के। यहाँ तकलीफ ये हुई कि जब स्पेन से उनके राजा और कॉन्करर्स आए, एज़टेक सभ्यता को वहाँ से सारा सोना उन्होंने लूट लिया, लेकिन कोको बीन्स तो उन्हें लगा ये क्या कचरा भर के रखा है, वो पूरा उन्होंने या तो फेंक दिया, समंदर में बहा दिया। आगे चल के पता चला कि भाई उसको तो प्रोसेस करके वहाँ से तो चॉकलेट और बहुत उसका, एक ज़माना ऐसा भी था कि सोने से ज़्यादा वजन के हिसाब से कोको बीन्स का वैल्यू था। सो वैल्यू कैन बी डिफरेंट फॉर द आउटसाइडर, और वो हो सकता है उसको पूरा फेंक दे। इंडिया एंड पैसिफिक कोस्टल एरिया, तो वहाँ पर ये कावरीज, छोटे छोटे शंख, उसको भी वो यूज़ करते थे एज कमोडिटी मनी, कि मतलब पैसे के रूप में भी ट्रांजैक्शन और बाकी उसके जो भी माला बना दिया डेकोरेटिव पीसीस के रूप में। नाउ इसकी क्या खामी है? दिस डज नॉट प्रमोट डिवीजन ऑफ लेबर, कि ऐसा नहीं कि एक इंजीनियर बने, एक फार्मासिस्ट बने, एक डॉक्टर बने, क्योंकि शंख ही अपनी कमोडिटी मनी है, तो सारा सब कुछ काम छोड़ के सभी लोग समंदर के किनारे चले जाएंगे, चलो शंख जमा करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर को ये प्रमोट नहीं करता। फिजी के अंदर उनके जो भी इंडिजिनस ट्राइब, वो लोग वेल के दांतों को दे वेर यूजिंग इट एज अ कमोडिटी मनी। इसकी खामी इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि देखिए फिजी के लोगों के लिए हो सकता है ये बहुत कीमती चीज़ होगी वेल टीथ, मेरे आपके जैसे लोगों को, हम तो इसके गहने पहनते नहीं, वी यूज़ गोल्ड एंड सिल्वर, है ना। तो जब इंटरनेशनल ट्रेड करना होगा तो इट विल नॉट प्रमोट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता होगा कि दिस जर्मन फोर्सेस एंड एलाइड फोर्सेस, वो एक दूसरे को जब भी कैप्चर करे तो प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में उन्हें लिया जाता था, और फिर वो फैक्ट्री के अंदर जूता बनाएंगे, कुछ काम करेंगे, उस प्रकार से इनको रखा जाता था। तो ये जो POW कैंप थे, वहाँ पर सिगरेट्स यूज टू बी कमोडिटी मनी, कि ये लोग आपस में जो भी काम करते थे, फिर इतने पैकेट सिगरेट तो सामने मैं आपका बूट पॉलिश कर दूंगा, मैं अपने हिस्से की ब्रेड आपको दो दूंगा, वगैरह वगैरह। तो सिगरेट्स दे बिकेम कमोडिटी मनी, इंटेंसिक वैल्यू भी था, पैसे के रूप में नहीं यूज़ करना है तो सुट्टा मार लो आप। इसकी क्या समस्या? जैसे ही ये युद्ध खत्म हो गया और आप वापस घर पे जाते हो, तो वहाँ तो कोई इसे यूज़ नहीं करेगा, दे वर यूजिंग डॉलर या पाउंड, तो अपने आप उसका डिमोनेटाइजेशन आप इनफॉर्मली समझ सकते हो। एंड लास्टली, अमेरिका और दूसरे जगह पे जहाँ जहाँ पर ये गोल्ड एंड सिल्वर माइनिंग होता था, तो उससे जो जो गोल्ड नगेट्स बाहर आ गए, उसी को वो लोग कमोडिटी मनी के रूप में यूज़ करते थे, कि जैसे ये एक टुकड़ा होगा तो उसके सामने मैं एक घोड़ा खरीदूँ, ये दूसरा है उसके सामने मैं एक बगी खरीदूँ, एंड सो ऑन। तो ये क्रूड गोल्ड एंड सिल्वर नगेट्स, दे वर बीइंग यूज्ड एज कमोडिटी मनी। बट बड़ी खामी ये थी, एक तो ये सारे पीसीज यूनिफॉर्म नहीं है, और सामने वाले को शंका भी हो सकती है कि इसमें प्योरिटी मिलावट तो नहीं, राइट। तो ये सारी मतलब कमोडिटी मनी के मैंने आपको उदाहरण बताए, और क्या क्या उसकी खामियां थी। स्वाभाविक है, इतनी सारी खामी होगी तो लोग कुछ और नया उत्क्रांति करके लेके आएंगे। सो बिकॉज दिस गोल्ड नगेट, वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी और प्योरिटी की खामी थी, देयरफॉर ये ट्रेड गिल्ड्स और राजाओं ने उसका उपाय निकाला कि इस प्रकार के गोल्ड नगेट नहीं, उसको पिघलाकर हम अपनी डाई में डालेंगे, सिक्का बनाएंगे और ऊपर अपना एक स्टैंप मार देंगे, ताकि द अदर पार्टी कैन बी guaranteed about the uniformity, precision in weight, purity and so on। तो इस प्रकार से मेटालिक मनी का उद्भव हुआ।
भारत के अंदर सबसे पहले गोल्ड कॉइन किसने इश्यू किए? तो गुप्ता ने। सिल्वर कॉइन तो शेरशाह सूरी ने। फायदे क्या है? आसान है, इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, आप करेंसी के रूप में भी यूज़ करो या पिघला कर उसकी जो भी ज्वेलरी बनानी है या कॉपर या ऐसा कुछ है तो उसके जो भी वेपन्स बनाने काम हो सकता था। नॉन पेरिशेबल है, डिविजिबल, फंजिबल, फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो पॉसिबल, प्रोडक्शन लो रहता है, प्राइस स्टेबल होते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन की संभावना कम होती है, सिवाय कि अचानक से कहीं पर नई गोल्ड या सिल्वर की माइन आपको मिल जाए। सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ मेटालिक मनी। अब दो प्रकार समझ लेते हैं। फुल बॉडीड कॉइन, ये अंग्रेजों के ज़माने में 1 रुपए का ये सिक्का है सिल्वर का। तो आप देखिए ये सिल्वर के सिक्के के ऊपर फेस वैल्यू क्या लिखा है? 1 रुपी। लेकिन अगर मैं इसको पिघला के उसकी सिल्वर वेट के हिसाब से बेचने जाऊं तो वो बहुत ज़्यादा 10 रुपये 50 रुपये में बिकेगी। देयरफॉर जब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कॉइन इज हायर देन द फेस वैल्यू, तब ऐसे कॉइन को बोला जाता है फुल बॉडीड कॉइन, जैसे कि ये पुराने ज़माने में जो भी सिक्के रहते थे। उसके सामने टोकन कॉइन क्या? आज की तारीख में ये 1 रुपये का सिक्का आप उठाओ, ठीक है, अब उसको मैं पिघला के उसका स्टेनलेस स्टील वजन के हिसाब से बेचने जाऊं तो पता चलेगा कि वो 1 रुपये से कम में बिकेगा। देयरफॉर द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मेटल इज लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ द कॉइन। देयरफॉर इस प्रकार के जो भी कॉइन है उन्हें टोकन कॉइन कहा जाता है। दोनों ही मेटालिक कॉइन ही हैं, बट दिस वन इज फुल बॉडीड एंड दिस वन इज टोकन कॉइन। जब भी कॉइन के अंदर मेटल की इंट्रिंसिक वैल्यू उस कॉइन की फेस वैल्यू से ज़्यादा होगी तो लोग खुराफाती काम शुरू कर देंगे। जैसे कि प्राचीन समय में रोमन राजा सिल्वर कॉइन्स इशू करते थे, लेकिन लोग एक जूट बैग लेंगे, सारे कॉइन उसके अंदर भरेंगे, जोर जोर से हिलाएंगे। सो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन वो सिल्वर के जितने भी कॉइन थे आपस में घिस के उसके कुछ पार्टिकल्स बैग के साथ चिपक जाते थे। बैग को खाली किया जाएगा, पानी में धोया जाएगा, पानी को फिल्टर करेंगे तो वो सारे सिल्वर पार्टिकल से आपको पता चलेगा कि ऐसे 1000 कॉइन थे तो उसमें से 10 कॉइन जितना सिल्वर तो उन्होंने ऐसे घिस के निकाल लिया, और फिर ये बाकी जो बाहर सिल्वर निकाला उसे पिघला कर कोई ज्वेलरी बना दिया, XYZ थिंग। तो इस प्रकार से मतलब कि चोरी की जाती थी। सिमिलरली गोल्ड कॉइन होते तो ऐसी आरी और फाइल को घिस घिस के वहाँ से भी कॉइन से वो मेटल चुरा लेते थे। इंग्लैंड के एक इकोनॉमिस्ट थॉमस ग्रेशम ने इसका अवलोकन किया कि रोम के राजा जब भी नया कोई सिक्का इशू करते तो वो पैटी पे मेटल कॉइन तो सर्कुलेशन में आता ही नहीं, जिसके हाथ में आया वो घर पे उसको बचा के रखता और पुराने ये घिसे हुए मेटल कॉइन ही सर्कुलेशन में चलते रहते थे। सो इन अदर वर्ड्स बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। इवन मॉडर्न इकोनॉमी अमेरिका के अंदर 65 से पहले उनकी एक डाइम के अंदर 90% सिल्वर, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसका कॉम्पोजिशन बदल दिया, निकल कॉपर ऐसा लगाना शुरू किया। तो ये जो पुरानी सिल्वर डाइन वो लोग उसका भाई इस प्रकार से होर्डिंग करते थे। भारत के अंदर भी ये पाया गया। 2009 का रिपोर्ट है कि 5 रुपए के सिक्के भारत से स्मगल होकर बांग्लादेश जा रहे हैं। वहाँ इन सिक्कों को पिघला कर उसकी मेटल से रेजर ब्लेड बनाए जाते हैं और बेचा जाता है। तो 5 रुपए के सिक्के से वो 10 रुपए कमाते हैं। तो जब भी मेटल की इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा होगी लोग ऐसे खुराफाती काम करेंगे। क्योंकि भारत के अंदर सरकार कॉइन इशू करती है तो सरकार ने इसकी दवा निकाली। कैसे? ये पहले जो पूरी मेटल का एक ही मेटल का कॉइन रहता था उसके बदले अब चलते क्यूप्रो निकल कॉइन्स। तो थोड़ा कॉपर भी रहेगा, थोड़ा निकल भी, तो मेल्टिंग करके जो बाहर निकाला वो अलग अलग करके, मतलब कि स्मगलर को और मेल्टर्स को वो जमता नहीं है। दूसरा भी एक काम किया गया कि छोटे सिक्के पर बड़ी फेस वैल्यू डाली गई। आप 97 का 50 पैसे का सिक्का निकालो और साल 2011 का 1 रुपये का सिक्का निकालो, दोनों को एक के ऊपर एक रखोगे पता चलेगा डायमीटर सेम है, उसकी मोटाई थिकनेस वो भी सेम है। तो इन अदर वर्ड जो पहले 50 पैसे का सिक्का था उसी डाई के अंदर अब सरकार क्या कर रही है, 1 रुपये का सिक्का बना रही है। तो पहले से कम मेटल लगता है और स्वाभाविक है उस हिसाब से अब आप 1 रुपये के ये सिक्के को पिघलाओगे तो इतना आपको मेटल मिलेगा नहीं कि उसको अलग से कुछ कर सके, बेच सकें। एक और उदाहरण देखते हैं। 1962 का ये 1 रुपी कॉइन है जिसके अंदर 10 ग्राम निकल रहता था। अगर आज की तारीख में भी ये सिक्का चलता तो लोग इसको पिघला कर जो निकल बेचते तो 7 रुपये मिल जाते, क्योंकि निकल आज इतना महंगा बिक रहा है। तो मतलब कि अगर ऐसा मोटा वाला कॉइन आज की तारीख में चलाया जाए तो फिर सरकार ने मनरेगा चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा एक सिक्के ही दे दो और गरीब लोग फिर की राजीव गांधी या दीनदयाल सिक्का मेल्ट कर लो योजना, वो 1 रुपये के 7 रुपये ऐसे करते रहेंगे, मेटल पिघला के बेचते रहो। स्वाभाविक है ये तो नुकसानी का धंधा है। इसलिए सरकार ने क्या किया, ये 62 के 10 ग्राम निकल वाले कॉइन अभी जो नए इशू होते हैं वो इस प्रकार के रहते हैं। ये 97 का मॉडल आप देखिए, हार्डली 5 ग्राम से भी कम स्टेनलेस स्टील है
और अगर इसको आप पिघला के केवल स्टील बेचने गए तो पता चलेगा कि 97 पैसा, और वो भी फर्नेस में लकड़ी जलाई और वो सारे खर्चे गिनो तो ये लाख का 12,000 नुकसानी का धंधा चलेगा। तो मतलब कि टोकन कॉइन के अंदर भी समय समय पर इस प्रकार से मेटल वैल्यू कम की जाती है ताकि लोग खुराफाती काम ना करें। और कॉइनेज एक्ट 2011 के अंदर ये भी प्रावधान है कि अगर आप इस प्रकार से किसी मेटल को पिघलाएंगे या उसकी धातु को घिस घिस के निकाल के कुछ काम करेंगे तो आपको 7 साल की जेल और दंड भी हो सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं, वापस पुराने समय में जाते हैं। फुल बॉडीड मेटालिक कॉइन्स। अकबर राजा बने तो वो 3 डिनोमिनेशन की करेंसी लेके आए कि जैसे अपनी अभी 500 2000 के नोट रहते हैं वैसे उनके समय में गोल्ड कॉइन रहते हैं, मुहर, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए। फिर जैसे अपने 50-100 की तो उनके वहाँ सिल्वर का रुपया मिडल वैल्यू के लिए, और डेली ये 1-5 रुपये का चिल्लर जो चाहिए उस प्रकार से वहाँ कॉपर के दाम या पैसे चलते थे। साथ ही साथ ये अकबर मनसबदारी सिस्टम भी लेके आए। अकबर से पहले के राजाओं का सिस्टम ये रहता कि उनके मंत्री सूबेदारों को वो बोल देते कि मैं तुमको पगार तो नहीं दूंगा लेकिन इतने इतने जो भी गांव या राज्य या जिले हैं वहाँ से आप महसूल रेवेन्यू निकाल लेना और उसी में से अपना सैलरी समझ लेना। ऐसी सिस्टम में खराबी ये थी कि वो सूबेदारों की राजा के प्रति वफादारी कम रहती और फिर भविष्य में उनको लगता कि हम इस गांव के मालिक बन जाते हैं। ऐसा ना हो इसलिए अकबर की मनसबदारी सिस्टम में ये था कि सभी सूबेदार और अधिकारियों ने पूरा महसूल रेवेन्यू अकबर को देना होगा और उसमें से अकबर हर एक को जो जो पगार देना है वो देगा। आज की तारीख में जैसे पे स्केल होते हैं अपने, उसी प्रकार अकबर ने मनसबदारी सिस्टम उस प्रकार के पे स्केल बनाए थे कि 1000 घोड़ों का मनसबदार, ये 5000 घोड़ों को मनसबदार, एंड सो ऑन एंड देन दे विल गेट पेड। अब उनको भी जो सैलरी दी जाती थी तो स्वाभाविक के गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कॉइन के स्वरूप में दी जाती थी और उसका ये कंपोजिशन 50% गोल्ड में देंगे, बाकी सिल्वर और कॉपर के अंदर, ताकि छुट्टे की मगजमारी नहीं हो, वरना कि 2000 का नोट कोई ले नहीं रहा है, सो ऑन। फुल बॉडीड मेटालिक कॉइन की एक समस्या रहती है डीबेसमेंट। समझते हैं, अकबर के समय में कॉपर का एक दाम, एक सिक्के के अंदर 20 ग्राम कॉपर रहता था। उसके बाद आप फास्ट फॉरवर्ड में जाएं औरंगजेब के समय में तो वहाँ पर भी कॉपर का दाम ही था, लेकिन एक सिक्के में अब केवल 13 ग्राम मेटल थी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप समझिए मुगल सल्तनत अब पहले से कमज़ोर हो रही थी, उसका क्षेत्र कम हो रहा था, तो स्वाभाविक है औरंगजेब के पास रेवेन्यू में इतना पैसा आता नहीं था कि उतना वो मेटल खरीद के बड़े बड़े वजनदार सिक्के निकाल सके। और साथ ही साथ उसे अलग अलग वो जो भी रजवाड़े थे उन सबको भी पैसे देने पड़ते थे अपने साथ रखने के लिए, तो वो क्या करेगा, बड़े बड़े नहीं, जो भी डेढ़ों सिक्के बनाते रहो। तो देखिए इवन सर्कुलर शेप भी नहीं है ये, जैसे ज़बरदस्ती जल्दी जल्दी उसने कुछ कर दिया है। तो जब इशू करने वाली अथॉरिटी, चाहे सेंट्रल बैंक हो, चाहे वो राजा हो या कोई भी सरकार हो, वो ऐसी फुल बॉडीड मेटल कॉइन सिस्टम में पहले से अपना मेटल कम कर दे एक एक सिक्के में, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीबेसमेंट। अब ये डीबेसमेंट का नुकसान क्या है? क्योंकि ये ऐसा समय है जब लोग सिक्के की वैल्यू, उसके अंदर कितना मेटल है उस हिसाब से गिन के चलते थे, तो स्वाभाविक है जब मेटल कम होना शुरू हो जाएगा तो लोगों का उस सिक्के से, उस सिक्के को इश्यू करने वाले राजा पर से भरोसा कम होने लगेगा। सो ऑब्वियसली दे विल गो बैक टू द बार्टर सिस्टम, सिक्का नहीं सीधा साटा पद्धति करेंगे। तो जब बार्टर सिस्टम बढ़ेगा तो उसमें सेल्स का रिकॉर्ड नहीं रहेगा, तो उस हिसाब से राजा को इनडायरेक्ट टैक्स में जो पैसा मिलना चाहिए वो कम मिलेगा, तो राजा और कमजोर होगा, तो ये 13 ग्राम के बदले फिर वो 7 ग्राम का सिक्का निकालेगा एंड सो ऑन। तो एक पूरी विशियस साइकिल क्रिएट हो जाएगी। और इन्हीं समय के दौरान धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, लोग फिर उसके वो जो भी कॉइन करेंसी यूज़ करते हैं। आफ्टर दिस सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार के हाथ में सत्ता चली गई, तो फिर उन्होंने भारत के अंदर भी रुपी नाम की करेंसी इशू की, बट उसमें उनके अपने राजा रानियों के फेस के साथ वो इशू करते थे। खैर, तो कॉपर दाम के अंदर ये क्या हुआ, डिबेसमेंट, जिसके चलते मेटल कंटेंट कम कर दिया गया। आप ये भी याद रखिएगा एमसीक्यू के लिए कि जब भी फुल बॉडीड कॉइन के अंदर डिबेसमेंट किया जाए देन इट विल लीड टू इन्फ्लेशन। समझते हैं, सपोज अकबर राजा के समय में एक सेब की कीमत है 2 सिक्के, 2 कॉपर के दाम, जिसमें लेटर से कि 20 ग्राम मेटल है। उसके बाद औरंगजेब आता है और मेटल कंटेंट वो कम कर देता है, तो फिर क्या होगा, एक सेब की कीमत, व्यापारी ये सोचेगा कि भाई अब कॉइन के अंदर पहले से मेटल कम है और मैं तो अपने दिमाग में मेटल के हिसाब से वो वैल्यू सोच के चलता हूँ, सो ऑब्वियसली अब वो केवल 2 सिक्के लेगा तो उसके हाथ में 10 ग्राम ही आएगा, तो बेटर ही वुड थिंक कि अब मुझे 4 सिक्के चाहिए तभी मैं सेब बेचूंगा। इन अदर वर्ड्स, जो चीज़ 2 सिक्के में बिक रही थी अब वो उसके लिए 4 सिक्के मांगे जा रहे हैं। सो डिबेसमेंट इट विल लीड टू इन्फ्लेशन।
लेकिन ये टोकन कॉइन में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज टोकन कॉइन में हम ऐसा सोच के नहीं चलते कि 1 रुपये के अंदर कितना मेटल है, या 5 रुपये के सिक्के से मैं 10 ब्लेड बनाऊंगा। वी आर नॉट मूविंग इनटू दैट सिस्टम, ठीक है। तो टोकन कॉइन के अंदर इस प्रकार से भले मेटल कंटेंट कम कर दिया जाए, बट इट इज अनलाइकली टू लीड टू इन्फ्लेशन, ठीक है। तो हम वापस आते हैं, हम क्या बात कर रहे थे कि भाई फुल बॉडीड कॉइन रहते हैं और टोकन कॉइन रहते हैं, दोनों में अंतर क्या है। जितना समझ में आया हो ठीक, वरना रट्टा मारो जिंदाबाद। कि फुल बॉडीड कॉइन तो वहाँ पर मेटल की इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा रहती है, और उसी के चलते ग्रेशम लॉ, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, वो हमने देखा। टोकन कॉइन के अंदर जो मेटल है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू से कम रहती है, और अगर ऐसा नहीं होगा देन ऑल्सो ग्रेशम्स लॉ विल अप्लाई, कि वो 5 रुपये का था, वो पिघाल के उसका कुछ कर दिया या घिस के कुछ निकाल दिया, समथिंग विल हैपन। डिबेजमेंट मतलब कि जो इशूइंग अथॉरिटी है वो खुद से ही वो कॉइन के अंदर मेटल कंटेंट कम कर दे। अगर कि तो फुल बॉडीड में ऐसा किया जाए तो हाँ वो संभव है, और उसके चलते इन्फ्लेशन हो सकता है, लोग वापस बार्टर सिस्टम में जा सकते हैं। टोकन मनी के अंदर हाँ यहाँ पर भी डिबेजमेंट एक तरह से क्या है कि आप मेटल कंटेंट कम कर रहे हैं, जैसा भारत सरकार ने बाद में किया वो 5 रुपये की ब्लेड के चलते, लेकिन यहाँ पर उसका सीधा सीधा इन्फ्लेशन के साथ नाता नहीं है, सिवाय के सरकार पहले से ज़्यादा सिक्के इशू करना शुरू करे, अदरवाइज इट विल नॉट लीड टू इन्फ्लेशन। क्योंकि यहाँ पर आप समझिए कि हम मेटल के वजन के हिसाब से हमारा दिमाग वैल्यू पे या एक्सचेंज पे नहीं चल रहा है। डीमोनेटाइजेशन, क्या डीमोनेटाइजेशन संभव है फुल बॉडीड कॉइन का? यस। औरंगजेब आके अगर ऐसा बोल देता कि वो जो मेरे अकबर के जो भी कॉपर के दाम हैं वो आज से प्रतिबंध है उस पर, वो सारे आप मुझे जमा कर दीजिए, अगर कोई वो पुराने सिक्के इशू करेगा मैं उसके हाथ काट दूंगा, अगर ऐसा कुछ किया जाता देन वी विल से कि भाई अकबर के सिक्कों को औरंगजेब ने डीमोनेटाइज कर दिया। तो हाँ इन थियरी दिस इज़ पॉसिबल इन फुल बॉडीड कॉइन। टोकन कॉइन में संभव है, हाँ यहाँ पर भी संभव है कि जैसे 10 रुपये के सिक्के लेटर से जैसे 500,000 के बंद कराए, ऐसे सरकार चाहे तो ये भी हो सकता है। खैर, तो एवोल्यूशन ऑफ मनी के अंदर हमने कमोडिटी मनी देख लिया, मेटालिक मनी देख लिया, अब बढ़ते हैं पेपर मनी पे।